हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम 2.0 स्टडी चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग भारतीय इतिहास का छठा एक्सरसाइज गुप्त काल को कवर करने वाले हैं, जिसका काल है 319 ईस्वी से लेकर के 540 ईस्वी तक। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं, और वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन भी दबा दीजिएगा, ताकि हमारा एक भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो सके। और डेली लूसेंट देखने के लिए इसको खूब से खूब शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके ही रखिएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो गुप्त वंश के संस्थापक श्री गुप्त था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद अगला दिया गया है दूसरा नंबर कि गुप्त किसके सामंत थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कुषाणों के सामंत थे। उसके बाद अगला प्रश्न दिया गया है तीसरा नंबर, गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाधिराज की उपाधि धारण की है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त फर्स्ट ने। उसके बाद अगला दिया गया है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। यहाँ पर दिया गया है पहला, प्रयाग इलाहाबाद प्रशस्ति अभिलेख किससे संबंधित है? तो समुद्रगुप्त, बिलसट स्तंभ लेख कुमारगुप्त, भीतरी स्तंभ लेख स्कंदगुप्त, और मंदसौर लेख बंधुवर्मन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 2 3 4। तो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद अगला दिया गया है, गुप्त शासन के दौरान निम्नलिखित में ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, आर्यभट्ट। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि गुप्त शासकों की सरकारी दरबारी भाषा थी। आपको बताना है कि गुप्त शासकों की सरकारी दरबारी भाषा क्या थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संस्कृत थी। उसके बाद अगला दिया गया है इतिहासकार वी ए स्मिथ ने किसकी विजय से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा है। किसने पुकारा है? तो इतिहासकार वी ए स्मिथ ने। आगे देखते हैं आठवां नंबर यहाँ पर दिया गया है कि गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हूणों की भारत पर आक्रमण करने से रोका? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आठवां का ऑप्शन नंबर सी, स्कंदगुप्त ने। उसके बाद अगला दिया गया है नौवां नंबर की गुप्त राजवंश के लिए प्रसिद्ध था। तो आपको बताना है कि कौन प्रसिद्ध था। तो क्या प्रसिद्ध था यहाँ पर? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा नौवा का पहला नंबर, कला एवं स्थापत्य गुप्त राजवंश के लिए प्रसिद्ध था। उसके बाद अगला दिया गया है 10वां नंबर की अजंता कलाकृतियां किससे संबंधित हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुप्त काल से संबंधित है। इसके बाद अगला प्रश्न दिया गया है 11 नंबर की कुछ विद्वानों के अनुसार कवि कालिदास किसके राजकवि थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के राजकवि थे। उसके बाद अगला दिया गया है यहाँ पर 12 नंबर, अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बौद्ध धर्म से संबंधित है। उसके बाद अगला दिया गया है यहाँ पर 13 नंबर, उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ वह था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नालंदा विश्वविद्यालय। उसके बाद अगला दिया गया है 14 नंबर, एरड़ अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भानुगुप्त से है। उसके बाद अगला दिया गया है 15 नंबर कि फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। इस वीडियो में हम लोग 42 क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं, और उसके बाद आने वाले वीडियोस में हम लोग 94 में से जितने बचे रहे हैं यहाँ पर, उस सबको हम लोग आने वाले वीडियोस में कवर कर लेंगे। अगला प्रश्न दिया गया है 15 नंबर की फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। उसके बाद अगला दिया गया 16 नंबर की भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग यानी गोल्डन एज कहा जाता था। तो किसको कहा जाता था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी, गुप्त काल को कहा जाता था। उसके बाद अगला दिया गया है 17 नंबर, फाहियान कहाँ का निवासी था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चीन का निवासी था। उसके बाद अगला दिया गया है कि सेतु बंध का रचनाकार प्रवर सेन द्वितीय किस वंश का शासक था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वाकाटक वंश का शासक था। उसके बाद अगला प्रश्न दिया गया है 19 नंबर, किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समुद्रगुप्त को कविराज कहा गया है। उसके बाद अगला दिया गया है 20वां नंबर, स्कंदगुप्त को किस स्तंभ लेख में सक्रोपम कहा गया है? सक्रोपम किसको कहा गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कहोम स्तंभ लेख में सक्रोपम कहा गया है स्कंदगुप्त को। उसके बाद अगला दिया गया है 21 नंबर में दिया गया है कि श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने किस स्थान पर भगवान बुद्ध का मंदिर बनवाने के लिए समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बोधगया में। उसके बाद अगला दिया गया है 22वां नंबर कि मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुप्त काल में। उसके बाद अगला दिया गया है 23वां नंबर, चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि
कब धारण की है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 23वां का ऑप्शन नंबर ए, शकों का उन्मूलन करने के बाद विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। उसके बाद अगला दिया गया है 24 नंबर की गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विष्णु। विष्णु लोकप्रिय देवता थे। उसके बाद अगला प्रश्न दिया गया है 25 नंबर, चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी किस विजय की खुशी में चांदी के सिक्के, विशेष सिक्के जारी किए? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 25वां का ऑप्शन नंबर सी, शकों को पराजित करने के बाद खुशी में चांदी के विशेष सिक्के जारी किए। उसके बाद अगला दिया गया है 26 नंबर, महरौली यानी दिल्ली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चतुर्थ सदी में हुआ था। महरौली दिल्ली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण चौथी सदी में हुआ था। उसके बाद अगला दिया गया है फाहियान और ह्वेनसांग ने किन राज्यों को देखा था? किस किस राज्यों को देखा था ये बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 27वां का ऑप्शन नंबर डी, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य एवं हर्षवर्धन क्रमशः इन राज्यों को देखा था। उसके बाद अगला दिया गया है धनवंतरी थे। धनवंतरी क्या थे यहाँ पर? तो आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राज दरबार के नवरत्न थे। नवरत्नों में से एक जो कि प्रसिद्ध चिकित्सक थे। नवरत्नों में से एक जो कि प्रसिद्ध चिकित्सक थे। उसके बाद अगला दिया गया है 29 नंबर, गुप्तकालीन शासन प्रणाली किस प्रकार की थी? तो आपको बताना है किस प्रकार की थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजतंत्रात्मक थी। उसके बाद अगला दिया गया फाहियान द्वारा रचित ग्रंथ फोह कुओ की में निम्न में से किसका विवरण नहीं मिलता है? तो किसका विवरण नहीं मिलता है ये आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का विवरण नहीं मिलता है। उसके बाद अगला दिया गया है कि गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट मंदिर निम्न में से कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, देवगढ़ का दशावतार मंदिर। उसके बाद अगला प्रश्न दिया गया 32 नंबर की, अजंता की गुफाओं में किन गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 16, 17 और 19, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद अगला दिया गया 33 नंबर की, अमरकोश के लेखक अमर सिंह किस शासक के दरबार से जुड़े थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय के शासक के दरबार से जुड़े थे। उसके बाद अगला दिया गया 34 नंबर की, गुप्त संवत 319-320 को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त प्रथम को दिया जाता है। उसके बाद अगला दिया गया है 35 नंबर, चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अपने राज्यारोहण के स्मारक के रूप में। इसके बाद अगला प्रश्न दिया गया 36वां नंबर की, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का लेखक हरिसेन किस शासक का दरबारी कवि था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त के। उसके बाद अगला दिया गया 37 नंबर की, गुप्त काल को प्राचीन भारत का क्लासिकल युग क्यों कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कला व साहित्य के क्षेत्र के अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचने के कारण क्लासिकल युग कहा जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न दिया गया 38वां नंबर की, सारनाथ के धूमेक स्तूप इसके बाद अगला प्रश्न दिया गया है सारनाथ के धमेक स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गुप्त काल में। उसके बाद अगला प्रश्न है 39 नंबर की, गुप्त काल की सोने की मुद्रा को क्या कहा जाता था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दीनार कहा जाता था। उसके बाद अगला दिया गया 40 नंबर की, कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 40वां ऑप्शन नंबर डी, कालिदास ने। उसके बाद अगला दिया गया कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है, तो आपको बताना है कि कौन सा युग है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गुप्त युग। उसके बाद अगला दिया गया है और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, गुप्त युग में भू राजस्व की दर थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, उपज का छठा भाग। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा और इसके बाद के जितने भी क्वेश्चन है आने वाले वीडियोस में कवर करेंगे। और ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसको लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा और साथ में बेल आइकन बटन भी दबा दीजिएगा ताकि हमारा एक भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो सके। तो मिलते हैं अगले वीडियोज़ में।